देश के बैंकों में कैश की एक किल्लत सामने आ रही है। पिछले दिनों अखबारों में खबरें प्रमुखता से छपी कि 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकों में कैश की कमी है। आखिर ये कमी क्यों आ रही है, क्या कारण है? लोग बैंकों से पैसा तो निकाल रहे हैं लेकिन जमा नहीं करवा रहे हैं, तो बैंकों ने इसका क्या वैकल्पिक प्रबंध निकाला है? आरबीआई क्या कुछ कर रही है? तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, सीनियर अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। बड़ी खबरें अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बैंकों में 1.5 लाख करोड़ की कमी थी। सर क्या कारण है? सर ये क्यों आ रही है कमी? ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैंकों में दो तरह के कार्य होते हैं जी। एक, लोग बैंकों में अपनी बचत जमा करवाते हैं, यानी अपनी आय का वो हिस्सा जी जिसको वो खर्च नहीं कर पाते वो बैंकों में जमा करवाते हैं जी। और ज़रूरत के समय वो पैसा बैंकों से निकलवा लेते हैं जी। इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं जी। जैसे एक व्यक्ति बैंक में जाके जमा करवाता है उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं जी। अब बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखता, बैंक उस व्यक्ति को उधार देता है जो व्यक्ति किसी भी कारण से बैंक के पास पैसे उधार लेने आता है, लोन लेने आता है। लोन लेने आता है, जिसको आप लोन कह सकते हो जी। अब बैंक को अपने अनुभव के आधार पे कहें या सरकार की एक आदर्श व्यवस्था के हिसाब से कहें, सेंट्रल बैंक की, जी, कि बैंक कुछ पैसा अपने पास नगद रूप में रख के बाकी पैसे को उधार दे देते हैं। जी। ठीक है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जी। एक आदर्श व्यवस्था ये मानी जाती है कि बैंक 70 से 75% अपनी जमा का उधार दे देते हैं, वो आदर्श व्यवस्था है जी, यानी सेफ मानी जाती है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में भारत में बैंकों की ये अनुपात जी, जो कि 70 से 75% होना चाहिए वो बढ़कर लगभग 90% हो गया है। ओह। यानी बैंक के पास जितनी जमा है बैंक उसका 90% तक उधार दे रहे हैं। इसलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर मान लो कोई गलत र्यूमर उड़ जाए जी, या अफवाह फैल जाए कि फलां बैंक फ्लॉप हो गया और सारे ग्राहक उस बैंक के एकदम अपना पैसा निकलवाने बैंक के पास चले जाएं तो बैंक को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और यही क्राइसिस है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पिछले 10 सालों में बैंकों में जो जमा की वृद्धि हुई है वो 2.5 गुना हुई है, 2 गुना हुई है, और जबकि लोन लेने वालों की संख्या वो 4.5 गुना हो गई जी। इसीलिए ये अनुपात बढ़ गया है। हाँ, कम ज़्यादा हुए हैं, लिए जमा कम हुए हैं, उधार लेने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा ये असंतुलन क्यों हुआ सर? बैंक अपनी कार्यप्रणाली में कैसे बैलेंस करें फिर, और इसके क्या कारण है? क्यों जमा कम हुआ, निकलवाए क्यों ज़्यादा? देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो, कि बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आकर्षक होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तो हर व्यक्ति बैंक के पास पैसे जमा करवाने जाएगा जी। लेकिन हाल में बैंकों में पिछले वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से बैंक जमाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए जी। एक कारण तो ये है। दूसरी बात, हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, एक व्यक्ति को बचत से, ब्याज से जितनी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देने के बाद उसके पास बचता ही कुछ नहीं। यस। एक कारण ये है कम जमा होने का। और दूसरी फिर ये भी है कि हमारा उद्योग जगत और हमारी सरकार भी जी,
यानी लोगों को नए एवेन्यूज मिल रहे हैं, नए रास्ते मिल रहे हैं अपनी बचत को खर्च करने के। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे सचिन तेंदुलकर जी आते हैं, म्यूचुअल फंड की वो आपको एडवर्टीजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं और कहते हैं अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है, उचित सही है, सही समय पर सही निर्णय। यानी लोगों को बचत खातों की बजाय उधर जाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है जी, प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह आपकी रियल एस्टेट हो सकता है, बहकाने को बहका देते हैं, यहाँ से इतना रिटर्न आएगा। फिर आपकी सिस्टेमेटिक इनकम प्लान है। फिर आप टीवी पे देखते होंगे या आपके सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि आप इक्विटी मार्केट में लगाइए पैसा, इतने दिनों में इतने पैसे हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली जो हमारे नौजवान हैं जी, यानी जो रिस्क ले सकते हैं, वो बैंकों में जमा ना करवा के अपनी बचत को उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों में जमा घट रही है। और अभी पिछले दिनों में देखना आया है कि कई बैंकों ने डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए बहुत सारा अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी बढ़ाया है। बुजुर्गों के लिए नई नई स्कीम भी लेके आए हैं, एफडी की भी नई स्कीमें लॉन्च करने पर मजबूर हुए हैं अभी, ऐसा भी कुछ आया है। हाँ, वो नेचुरल है कि मैंने बताया कि गैप 1.5 लाख करोड़ का गैप है कि जो बैंक लोन दे रखे हैं और जो बैंकों के पास जमा है जी। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो हम जो लोन देने की प्रवृत्ति है, अगर लोन देने की प्रवृत्ति के बारे में मैं आपको बताऊं कि लोन किन को दिया जा रहा है। हाँ, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? आप प्रोसेस नहीं, हम लोन किन को दिया जा रहा है, कितने % लोन किन को दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि 35 से 40% लोन सिर्फ कारपोरेट सेक्टर को दिया जा रहा है जी, 40 से 40% जी। और इसमें 15 से 18% MSME शामिल नहीं है, जो छोटे उद्योग हैं वो अलग है, वो अलग। अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो आप ये मान के चलो कि आपके उद्योग क्षेत्र को 55 से 60% लोन बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है जी। और इसके विपरीत आप एग्रीकल्चर की तरफ लो कि एग्रीकल्चर में हमारे देश की कितनी बड़ी जनसंख्या इन्वॉल्व है। ये ठीक है कि जीडीपी में उसका योगदान 15% है, ये 16% है, 14%, जो मर्जी आप मानिए कि उतना है, लेकिन एग्रीकल्चर को टोटल जो लोन दिए जा रहे हैं वो 10% के आसपास के, बल्कि रोजगार वो ज्यादा दे रहा है, उनको ज्यादा दिए, उद्योग को ज्यादा दिए जा रहे हैं, और पर्सनल जो लोन है वो ज्यादा दिए जा रहे हैं जी। तो ये एक बड़ा ये है, क्योंकि बैंक तो ये चाहेगा कि भाई उसकी रिटर्न आए। फिर दूसरी बात जो हम आती है कि बचत की, कि बचत क्यों नहीं हो रही, उसका एक बड़ा कारण तो मैंने आपको बताया कि लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं या लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही जी। दूसरी तरफ ये भी है कि बैंकों की जो प्रॉब्लम है कि बैंकों की लोन की जो रिकवरी है वो जितनी होनी चाहिए वो नहीं है जी। अब होगा क्या, मान लीजिए एक बैंक ने 20,000 करोड़ के लोन दिए, अगर तो वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं, बैंक को इनकम हो जाएगी जी। लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग डिफॉल्ट हो गए तब क्या होगा? बैंक क्या करेंगे कि उनके असेट्स को पहले सबस्टैंडर्ड असेट्स घोषित किया जाएगा, फिर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में हो जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब ये हो गया कि भाई ये खाता ऐसा है, इनसे कोई इनकम नहीं होती, और अल्टीमेटली वो डिफॉल्ट हो जाएगा। वो विलफुल डिफॉल्टर भी हो सकता है। अच्छा, एक और कानून जो इस देश में बना, पहले क्या होता था, अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो मैं डिफॉल्ट होता था, और जब मैं डिफॉल्ट होता था तो कोई बैंक मेरे को लोन नहीं देता था जी। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, बड़े उद्योगपति जो हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं, अब आदमी डिफॉल्ट नहीं होता, कंपनी डिफॉल्ट होती है जी। मान लो मैंने 2,000 करोड़ का लोन लिया और मैं नहीं चुका पाया तो मैं डिफॉल्टर नहीं होऊंगा, मैंने जो कंपनी बनाई हुई है एंटिटी वो डिफॉल्ट होगी, यानी बैंक से मैं दोबारा लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं दूसरी कंपनी बना के लोन ले सकता हूँ जी। ये एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है। तो ये तो सरकार को इस पर करना चाहिए सर। कानून तो सरकार ने बनाए हुए हैं। हाँ, ये कानून सरकार ने चेंज किया है। और ये बड़ा मुद्दा उछलता है हर बार, ये हाँ। डिफॉल्टरों के हर बार बार विलफुल डिफॉल्टर्स की। हाँ, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए इनका माफ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। और उसी के चलते राइट ऑफ, माफ नहीं कहूंगा मैं, राइट ऑफ। हाँ, राइट ऑफ का मतलब ये है कि बैंक अपनी बैलेंस शीट में उसको सेट कर देता है कि भाई ये हमारे नुकसान में भी नहीं है, वो दिखाता ही नहीं अपने जी। तो ये चीज़ है। बिल्कुल। तो ये नकदी की डिमांड जैसे आपने बताया कि करते हैं लोग, क्यों करते हैं कि दूसरी जगह वो लगाते हैं? देखो, हमारे इकोनॉमिक्स में जब हम मुद्रा की मांग की बात करते हैं, नकदी की मांग, जॉन मेनार्ड केन्स एक अर्थशास्त्री हुए, बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी हुए हैं जी। जब आर्थिक मंदी, ग्रेट महामंदी आई थी 1929 में, उस वक्त उनको फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने सारी इकोनॉमिक्स चेंज कर दी थी। तो वो ये मानते हैं कि 3 कारणों से हम मांग करते हैं। एक तो लेन देन के उद्देश्य से मांग करते हैं। लेन देन का मतलब ये होगा कि डेली लाइफ में हमें किसी दूध खरीदना है, चाय की पत्ती खरीदनी है, सब्जी खरीदनी है, बच्चों की एजुकेशन की है, तो उसके लिए हम डिमांड करते हैं जी। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य। भाई चलते चलते रास्ते में क्या पता मेरी कार का टायर पंक्चर हो जाए या कार का एक्सीडेंट हो जाए जी। या मैं पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में कोई स्कूटर वाला टक्कर मार जाए, मेरी जो है टांग टूट जाए, तो उसके लिए पैसे की हम मांग करते हैं जी। और तीसरी है स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य जी। सट्टा उद्देश्य का मतलब क्या है कि मैं वर्तमान की बजाय फ्यूचर को कैलकुलेट करता हूँ और ये देखता हूँ कि मेरे को फ्यूचर में ज़्यादा फायदा हो सकता है या नहीं। अगर मेरे को वर्तमान की बजाय वर्तमान दर पर ब्याज की दर से पैसा उधार लेके भविष्य में ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है तो मैं उसके लिए भी मांग करता हूँ जी। तो ये 3 उद्देश्यों के लिए हर व्यक्ति मांग करता है और देश की भी यही स्थिति है जी। अगर हम एग्रीगेट लेवल पे लें तो देश की भी यही स्थिति है। भाई किसको पता था कोरोना आ जाएगा? बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ रखना पड़ा ना हमें जी, प्रिकॉशनरी मोटिव। अब 5 साल बाद क्या होगा, देश में गरीब बढ़ेंगे या घटेंगे? ठीक है ना। अगर गरीब घट गए तो हमारा 5 किलो अनाज के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा जी। ठीक है ना। तो हम उस चीज़ का एस्टिमेट लगा जी। अच्छा, ये जो अब लोग बैंकों से पैसा लेने जा रहे हैं, पैसे की बैंकों में किल्लत है, और लेकिन जैसे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके पास ही पैसा लेने जाते हैं, तो ये जो नोट छापने का सिस्टम है वो नोट ज़्यादा क्यों नहीं छाप पाते कि भी पैसा उनको बैंकों को दे दिया जाए? ये क्या सिस्टम है? देखिए क्या होता है, बैंकों के पास जब जमा पूंजी कम हो जाती है और कोई व्यक्ति उधार लेने आता है तो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या केंद्रीय बैंक के पास पैसे उधार लेने जाते हैं जी। और केंद्रीय बैंक वेरिएशन रेशो के हिसाब से, वेरिएशन रेट रेशो, उसके हिसाब से, रिजर्व रेशो के हिसाब से बैंकों को पैसे उधार देता है। लेकिन अगर मांगने वाले बैंक ज़्यादा हो जाए रिजर्व बैंक से, अगर 1-2 बैंक जाएगा तो उनका काम चला देगा जी। लेकिन मान लो सारे बैंक जाने शुरू हो जाए तो फिर केंद्रीय बैंक क्या करेगा? केंद्रीय बैंक उधार लेने के लिए बोली लगानी शुरू कर देगा कि भाई जिस बैंक को चाहिए बताओ आप कितना इंटरेस्ट रेट दोगे मेरे को, कितना इंटरेस्ट रेट दोगे। अब वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बोरोइंग की कॉस्ट है बैंकों के लिए, वो बढ़ेगी। अब खुली बोली लगा के दो बार रिजर्व बैंक बोली लगा चुका है। एक बार 75,000 करोड़ रुपए दिए, एक बार 25,000 करोड़ रुपए दिए। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, ये ठीक है। आपने कहा कि केंद्रीय बैंक नोट क्यों नहीं छाप देता, ऐसा नहीं है करमपाल जी। किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने गुड्स होते हैं या जीडीपी के गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू से ज़्यादा एक साल में मुद्रा की
सर्कुलेशन नहीं हो सकती। ओके। अगर होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, केंद्रीय बैंक अपने पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उन फॉरेन रिजर्व्स को करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है जी। करेंसी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है, मान लो रिजर्व बैंक के पास पैसे बैंकों को देने के लिए नहीं है, देना चाहता है लेकिन फॉरेन रिजर्व्स के, तो वो क्या करेगा कि अपने 5-7 बिलियन डॉलर जो है उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेगा जी। क्योंकि लोगों के पास डॉलर में भी रुपए होंगे, जो बैंकों में जमा नहीं करवाए होंगे वो डॉलर खरीदना चाहते होंगे जी। तो वो पैसे कहाँ पहुंच जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर आगे उनको दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से जितने भी मर्जी नोट छाप ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक ये जो लोन की बात चल रही थी, लोन का प्रोसेस क्या होता है सर, ये कैसे पूरा प्रोसेस रहता है लोन का? नहीं, लोन का प्रोसेस तो यही है, जिस आदमी को जरूरत होती है वो आदमी बैंक के पास अप्रोच करता है और बैंक देखता है, आजकल तो सिबिल रेट देखता है कि एक व्यक्ति की उधार वापस करने की अक्षमता कितनी है, कितनी नहीं। और ये देखते हैं, जैसे मान लो अगर एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है तो बैंक ये मान के चलता है कि वो 40,000 रुपए की किस्त वापस दे सकता है, कंफर्टेबली वापस दे सकता है। तो उसके आधार पर बैंक डिसाइड करता है, लोन देता है। ठीक है। तो जो वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं अभी कैश की कमी के, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बैंकों को क्या करना चाहिए अभी? बैंकों को एक तो जो कुछ लोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए, यानी लोग दिखावे के लिए लोन लेते हैं, उनको मेरे हिसाब से डिस्करेज करना चाहिए जी। क्योंकि ये वो लोन होते हैं जो डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे कारपोरेट लोन, छोटे लोन बैंकों को ज़्यादा नहीं मारते जी। कारपोरेट लोन जो हजारों करोड़ रुपए के लोन जो डिफॉल्ट होते हैं उनसे बैंकों की अर्निंग के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है जी। तो लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई उनको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्करेज होंगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे असर पड़ेगा और देश की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसका थोड़ा बैलेंस बना के बैंकों को चलना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। और कोई पॉइंट सर इस इश्यू पर? बस इसमें तो यही है कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अट्रैक्टिव हों, थोड़े टैक्सेस घटें ताकि लोगों के पास सरप्लस पैसा हो और लोग जो बचत कर सकते हैं वो एक सेफ साधन के रूप में बैंकों में अपने पैसे जमा करवाएं, लेकिन उसकी रिटर्न उनको मिलनी आवश्यक है। और एक और आपने जो बात कही थी, हमारे पास बैंक में जो पैसा जमा है उस पर जो इंटरेस्ट हमारा बन गया, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी थोड़ा कम करने की जरूरत है। अब वो सारे टैक्स कम करने की जरूरत है, यानी हर व्यक्ति की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। टैक्स देने के बाद जो आय बढ़ती है वो बढ़ाने की जरूरत है जी। उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, उससे बैंकिंग सेक्टर की हालत भी ठीक होगी और सारी चीज़ें ठीक होंगी। बहुत अच्छा। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन भी करें। आपका कोई बड़ा इशू है जिसको लगता है कि इस मुद्दे पर भी हमें अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर बात करनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।